हेलो दोस्तों, मैं दिनेश प्रसाद और पाठशाला एक्सप्रेस में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के अगले पार्ट में, जिसमें हम लोग अक्षांश रेखा के बारे में आज पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में आपको अक्षांश रेखा के बारे में कुछ बताया गया था, लेकिन आज हम लोग कोशिश करेंगे कि पूर्ण तरीके से हम लोग अक्षांश रेखा को समझें। तो अक्षांश रेखा का अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप अक्षांश रेखा कहते किसको हैं और इसको ग्लोब पे खींचा कैसे जाता है, इस चीज को आप पहले समझ लीजिए। तो अगर हम बात करें तो ये हमारा अगर ग्लोब है, अगर ये हमारा ग्लोब है तो अक्षांश रेखा खींचा कैसे जाएगा। तो पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया जा चुका है, लेकिन आज फिर थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, जिसके बाद आप लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हम बात करें तो आज का टॉपिक हमारा बेसिकली बात होगा अक्षांश रेखा का। ठीक, अक्षांश रेखा का अगर हम बात करें तो क्या वास्तविक रूप से अक्षांश रेखा हमारे ग्लोब पर खींचा गया है क्या? तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि अक्षांश रेखा क्या वास्तविक रेखा है कि काल्पनिक रेखा है। तो याद रखना है कि अक्षांश रेखा जो है वो काल्पनिक रेखा है, ये आपको ग्लोब पर नहीं मिलता है। इसको अध्ययन करने के लिए ग्लोब पर खींचा गया है। क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछे कि अक्षांश रेखा वास्तविक रेखा है कि काल्पनिक, तो आप बोलिएगा काल्पनिक। अब यहाँ पे दूसरा बात आता है कि अक्षांश रेखा को खींचा कैसे जाता है। तो अगर हम समझे तो ग्लोब पर आपको दो तरह का रेखा दिखाई देता है। कोई रेखा होता है जो इस प्रकार खींचा हुआ होता है और कोई रेखा होता है जो इस प्रकार खींचा हुआ है। तो इस दोनों रेखाओं में हम अक्षांश रेखा किसको कहेंगे? तो आपको याद रखना है कि अक्षांश रेखा जो है वो हमेशा लेटा हुआ रेखा होता है, लेटा हुआ। तो इन दोनों आकृति में अगर हम बात करें तो दोनों आकृति में आपको लेटा हुआ रेखा कौन सा दिखाई दे रहा है? देखिए, तो इसका मतलब कि यही हमारा क्या है? अक्षांश रेखा है। तो अक्षांश रेखा पृथ्वी पर आपको देखा जाए तो आपको पूरे तरीके से इस प्रकार दिखेगा। यह है हमारा अक्षांश रेखा। ठीक, अब यहाँ पे बात आता है कि अक्षांश रेखा क्या अपने मन से खींचा जाता है या फिर कोई रूल रेगुलेशन है इस रेखा को खींचने के लिए। तो याद रखना है कि आप अपने मन के अनुसार इस रेखा को नहीं खींच सकते। इस रेखा को खींचने के लिए आपको कुछ रूल रेगुलेशन का फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले आप अक्षांश रेखा वहीं से शुरू करेंगे जहां पे पृथ्वी दो अलग अलग हिस्से में विभाजित हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें इस आकृति का, तो इस आकृति में आप देख रहे हैं कि लाल रंग से एक रेखा खींचा गया है जो पृथ्वी के बराबर दो हिस्से में विभाजित करता है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हमें अक्षांश रेखा खींचना है तो कोई एक रेखा ऐसा होगा जो पृथ्वी को आपको दो हिस्से में बांटेगा, वो भी बराबर में। ठीक, तो वो जो रेखा है, इस रेखा को हम लोग आधार मान के बाकी बात और इस तरीके से हम लोग रेखा खींचते हैं। लेकिन रेखा खींचने से पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि जो रेखा आप खींच रहे हैं इस रेखा को आधार माने। ठीक, इस रेखा को आधार मानने के बाद आप जितने भी रेखा पृथ्वी पर खींचेंगे या अक्षांश रेखा खींचेंगे, वो आपको ध्यान रखना है कि हर एक रेखा के बीच, मतलब कि ये यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, सेम डिस्टेंस यहाँ पर भी होगा, सेम डिस्टेंस यहाँ पर भी होगा, सेम डिस्टेंस आपका यहाँ पर भी होगा। मतलब पृथ्वी में जितना भी अक्षांश रेखा आप खींचे, सबके बीच की दूरी क्या होगी? समान होगी। यहाँ तक आप समझ में आए? तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि अक्षांश रेखा अगर हमें खींचना है या अक्षांश रेखा को हमको पृथ्वी या ग्लोब पे प्रदर्शित करना है, तो सबसे पहले आपको एक आधार रेखा लेना पड़ेगा
और आधार रेखा का काम क्या है कि ये पृथ्वी को बराबर दो हिस्से में बांटेगा। उसके बाद इसी के बाद जो भी रेखा खींचिएगा वो एक निश्चित दूरी पे होना चाहिए कि हर रेखाओं के बीच में समान दूरी होनी चाहिए। मतलब यहाँ से जब आप इस रेखा से इस रेखा को खींचे तो इसके बीच में जितना डिस्टेंस होगा सेम डिस्टेंस यहाँ पर भी, सेम डिस्टेंस यहाँ पर भी, और सेम डिस्टेंस यहाँ पर भी, और सेम डिस्टेंस यहाँ पर भी। मतलब पूरा जो अक्षांश रेखा आप खींचे हर किसी के बीच में आपका दूरी एक निश्चित होना चाहिए। इस तरह से आप अक्षांश रेखा खींचते हैं और बाकायदा रूल रेगुलेशन भी यही कहता है कि हर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो ये आप अक्षांश रेखा इस तरीके से खींचते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि एक रेखा जिसको हम लोग आधार मान के खींचे हैं उस रेखा को हम लोग 0 डिग्री रेखा कहते हैं। तो आधार किसको माने थे, इस लाल वाला रेखा को। इस रेखा को हम लोग क्या बोले, 0 डिग्री। ठीक, इसको हम लोग बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे कि इस 0 डिग्री वाले रेखा को बहुत सारे नाम से जानते हैं। जैसे नाम क्या क्या है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री रेखा, इसी को हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, इसी को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं, मतलब बहुत सारा नाम है, इसी को हम लोग बोलते हैं महान वृत्त, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेट लाइन, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। ये टोटल नाम है किसका, तो ये 0 डिग्री वाला रेखा था जिसको आप आधार मान के सब अक्षांश रेखा को खींचे। ठीक, अब यहाँ पे बात आता है कि अक्षांश रेखा तो हमने पृथ्वी पर खींचा, लेकिन अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। दूसरा पॉइंट, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि अक्षांश रेखा, ये जो आप रेखा खींचे हैं जो पृथ्वी के मध्य से गुजरा है, जो पृथ्वी के दो हिस्से में बांटता है, इस रेखा को हम लोग किन किन नामों से जानते हैं। तो आप इतना सारा नाम आपको याद रखना है कि इसी रेखा को हम लोग 0 डिग्री रेखा बोलते हैं, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसी को हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं, इसी को महान वृत्त, ग्रेट लाइन, इक्वेटर, ये सारा नाम जो है ये इसी रेखा का है। ठीक, अब यहाँ पे बात आता है कि अक्षांश रेखा जब हम लोग पृथ्वी या ग्लोब पर खींचते हैं तो इसकी संख्या कितनी होगी। ठीक, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या की अगर हम बात करें तो आपका अक्षांश रेखा की संख्या होता है, तो यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ जाएंगे तो टोटल 90। ठीक, और यहाँ से अगर हम यहाँ जाएं तो यहाँ 90। ठीक, तो टोटल कितना आ गया, तो अगर हम इस हिस्से ऊपर वाले हिस्से का बात करें तो यहाँ पे आपका टोटल 90 रेखा, और नीचे वाले हिस्से का बात करें तो टोटल 90 रेखा। तो अभी तक टोटल कितना, 180 रेखा क्या है, अक्षांश रेखा। लेकिन याद रखना है कि ये जो 0 डिग्री है इसको अभी तक हम लोग जोड़े नहीं। अगर हम अक्षांश रेखा इन सभी रेखाओं को कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं 0 डिग्री भी हमारा एक अक्षांश रेखा ही है, क्योंकि इसी से हम दूसरे अक्षांश रेखाओं का निर्धारण किए। तो ये भी हमारा क्या है, एक अक्षांश रेखा है। इस प्रकार आप देखते हैं कि टोटल पृथ्वी पर आपको कितना अक्षांश रेखा दिखाई देगा, तो 181 रेखा। ठीक, अभी तक हम लोग रेखा की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछ ले कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी, 181। ठीक, लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी, ठीक, क्या चीज, अक्षांश वृत्तों की संख्या। तो अगर आप अक्षांश वृत्तों की संख्या की अगर हम बात करें तो जो अक्षांश रेखा जितना है उतना वृत्त भी हमारा बन के तैयार होगा।
ठीक, जितना अक्षांश रेखा है उतना वृत्त भी बन के तैयार होगा। लेकिन याद रखना है कि जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपका वृत्त बनते बनते हुए दिखाई देता है। लेकिन जब आप ध्रुव की बात करें, यहाँ इस पॉइंट में और इस पॉइंट में जो अक्षांश रेखा होता है वो अक्षांश रेखा वृत्त का रूप धारण नहीं करता है, क्योंकि आप जब यहाँ पे 90 डिग्री में जब रेखा बनाएंगे तो केवल आप एक पॉइंट बनाते हैं। एक पॉइंट ही है जो रेखा बन सकता है लेकिन वृत्त नहीं। ठीक, पॉइंट क्या है, तो रेखा बन सकता है लेकिन आप इसे वृत्त नहीं बना सकते। तो इसलिए अगर हम बात करें तो टोटल रेखाओं की संख्या कितनी थी, 181। लेकिन वृत्त का अगर हम बात करेंगे तो एक इस हिस्से में और एक इस हिस्से में, यहाँ पे आपका वृत्त बन के तैयार नहीं होता। मतलब कि 181 रेखा में अगर 2 रेखा हम घटा दें तो 179 जो है वो वृत्तों की संख्या होगी। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है कि भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री रेखा जिससे हम अक्षांश रेखा का निर्धारण किए, इसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, महान वृत्त, ग्रेट लाइन, इक्वेटर, इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। इसके बाद अगला चीज याद रखने वाला क्या है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 90 नीचे 90 ऊपर और एक रेखा है आपका 0 डिग्री। ठीक, तो टोटल कितना हो गया, 90 90 180 और एक 181 रेखा। ठीक है, लेकिन जैसे हम वृत्तों की बात करेंगे तो वृत्तों में आपका 2 घट जाएगा, क्योंकि जब आप ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो जो लास्ट वाला अक्षांश रेखा है वो आपका पॉइंट के बराबर होता है, इसमें वृत्त का निर्माण नहीं होगा। तो अगर वृत्त का निर्माण नहीं होगा तो कितने वृत्त का निर्माण नहीं होगा, तो 2, एक इस हिस्से में और एक इस हिस्से में। तो टोटल अगर रेखाओं की संख्या 181 है तो वृत्तों की संख्या अगर हमें निकालना है तो नॉर्मली हमको कितना घटाना है, 2। 2 घटा देंगे तो कितना संख्या आ जाएगा, 179। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी और अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है। तो आई होप कि आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि हम लोग अक्षांश रेखा खींचते कैसे हैं, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी होती है। तो यह है आपका अक्षांश रेखा। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हमें डेफिनेशन पूछा जाए तो डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में आपको क्या लिखना है, तो सबसे पहला चीज कि किस रेखा को यहाँ पर हम आधार मान के खींचे हैं अक्षांश रेखा, तो भूमध्य रेखा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे भूमध्य रेखा के समानांतर, भूमध्य रेखा के समानांतर, समानांतर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा, हम लोग पहला स्टेटमेंट में क्या लिखे कि भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली रेखा। समानांतर मतलब क्या होता है, समान दूरी। तो हम आपको पहले भी बताएं कि 0 डिग्री के बाद जो भी रेखा खींचेगा सबके बीच में क्या होनी चाहिए, समान दूरी होनी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेटमेंट वही दिखा रहा है यहाँ पे कि भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा। काल्पनिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यह वास्तविक रूप से पृथ्वी पर खींचा नहीं गया, इसको अध्ययन करने के लिए व्यक्ति जो है वो कल्पना के अनुसार इसको खींचा है। तो यहाँ पे हम लोग पहला स्टेटमेंट में क्या लिखे हैं, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा जो उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध
दोनों और खींचा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे अगला स्टेटमेंट क्या आया, जो उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में खींचा जाता है। तो अगर आप इसको आधार मानते हैं और ये दो हिस्से में पृथ्वी को विभाजित करेगा, तो एक हिस्सा ऊपर चला जाएगा, एक हिस्सा नीचे चला आएगा। तो ऊपर वाला हिस्सा आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया और नीचे वाला हिस्सा आपका क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं इन रेखाओं के माध्यम से, इन रेखाओं के माध्यम से दो स्थानों के बीच कोणीय दूरी, क्या है, कोणीय दूरी का पता लगाते हैं। ये पूरा है आपका डेफिनेशन किसका, अक्षांश रेखा। हम लोग क्या लिखे डेफिनेशन में, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा जो उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध दोनों की ओर खींचा जाता है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या लिखे, इन रेखाओं के माध्यम से दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगाते हैं। तो यहाँ पे 3 वर्ड याद रखिएगा। तो एक आता है समानांतर, समानांतर मतलब समान दूरी में खींचा गया रेखा। दूसरा आता है काल्पनिक, तो ये वास्तविक रेखा नहीं है, काल्पनिक रेखा है। तीसरा है कोणीय दूरी। तो सबसे पहले हम समानांतर की बात करते हैं। तो समानांतर की अगर हम बात करें तो हम लोग क्या बोले, समानांतर मतलब समान दूरी। हर एक रेखा के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। लेकिन अगर हम ज्योग्राफी के अनुसार बात करें तो ये दो रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है। तो आपको याद रखना है कि जो आप समानांतर दूरी पर जो अक्षांश रेखा खींचें, हर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो आपका आता है 111 किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी, तो 111 किलोमीटर। क्लियर। दूसरा सेंटेंस आया आपका काल्पनिक। ये काल्पनिक क्या है भाई, तो आपको बार बार बताया गया है कि ये ग्लोब पर या पृथ्वी पर जो रेखा है, देख रहे हैं आप अक्षांश रेखा के बारे में जो पढ़ रहे हैं, ये अक्षांश रेखा वास्तविक रेखा नहीं, यह अक्षांश रेखा क्या है, काल्पनिक रेखा है। मतलब कल्पना से इस रेखा को खींचा गया। रीजन क्या है, तो केवल और केवल क्या करने के लिए, पृथ्वी को अध्ययन करने के लिए। ठीक है। तीसरा चीज है कोणीय दूरी। तो ये कोणीय दूरी का पता हम कैसे लगाते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कोणीय दूरी का हम पता लगाते कैसे हैं। जैसे आप लोग मैप में देखते होंगे कि अगर कोई एक स्थान से दूसरा स्थान जाना है तो हमें सबसे पहले दूरी पता होना चाहिए। तो ये दूरी का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो ये दूरी का निर्धारण हम करते हैं किससे, अक्षांश रेखा से। क्योंकि हमें पता चल गया है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर। अब इससे हम कोणीय दूरी कैसे निकालेंगे। अब मान के चलते हैं कि अगर कोई एक रेखा है, कोई एक क्षेत्र है, मान के चलते क्षेत्र कौन कौन सा है, ए बी सी डी ई एफ, ये कोई क्षेत्र का नाम है। अब अगर ये क्षेत्र जो है, मान के चलिए कि कोई एक क्षेत्र होगा जो 1 डिग्री पर स्थित होगा, 1 डिग्री पर कौन है, ए है। ठीक, अब हम मान के चलते हैं कि कोई एक रेखा है 5 डिग्री, उसमें अगर कोई बी और सी स्थित है। ठीक, कोई एक रेखा है 45 डिग्री, इसमें मान के चलिए डी और ई स्थित है। तो हम कैसे पता करेंगे कि इसका कोणीय दूरी कितनी है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि भूमध्य रेखा से एक
कितने डिग्री में स्थित है। अगर भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है तो ये जो पहला क्षेत्र है वो कितने डिग्री पर स्थित है, 1 डिग्री पर। तो अगर हम यहाँ पर हैं मतलब अगर हम 0 डिग्री में हैं और हमको 1 डिग्री जाना है, एक डिग्री जाना है मतलब ए के पास जाना है, तो हमको कितना दूरी तय करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 0 डिग्री से हमको अगर ए जाना है तो ए टोटल कितने डिग्री में स्थित है। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम 0 डिग्री में है और हमको ए के पास जाना है। ए के पास जाना है तो सबसे पहले हम दूरी पता करेंगे। तो दूरी कैसे पता करते हैं, तो हमको पता है कि एक अगर 0 डिग्री से 1 डिग्री जाना है तो इनके बीच की दूरी कितनी, 111 किलोमीटर। तो हम जितना रेखा पार करेंगे हर एक रेखा में हम 111 गुना करते जाएंगे। तो अगर 0 से 1 जाना है तो हमको कितना अक्षांश रेखा पार करना पड़ेगा, एक रेखा, मतलब 111 किलोमीटर चलना है। ठीक, अब हमको दूरी यहाँ से पता चल गया, लेकिन कोणीय दूरी कैसे निकालेंगे। तो मान के चलते हैं कि कोई एक स्थान है जहाँ पे आप खड़े हैं। अगर ये स्थान पे आप खड़े हैं और ए के पास जाना है तो आपको सबसे पहले कोण का पता करना पड़ेगा कि ए जो है वो कितने डिग्री के कोण में स्थित है। ठीक है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको चांद का सहायता लेना पड़ेगा। अब चांद का सहायता से क्या करेंगे, तो आप जहाँ खड़ा है वहां पे चांद को रख दीजिए। ठीक, चांद को रखने के बाद उसमें आप देखते हैं कि 0 से लेकर के 180 तक का आपका क्या बनता है, कोण बनता है। ठीक, अब उस कोण के अनुसार आप खड़े हैं और उस कोण के अनुसार आपको देखना पड़ेगा कि ए जो है वो कितने डिग्री में स्थित है। अगर आपको पता चल जाए कि ये 45 डिग्री में स्थित है और दूरी कितनी, 111, तो अब आपको क्या करना है, अपने आप को जहां आप खड़े हैं वहां से आपको 45 डिग्री मुड़ना है। जैसे अगर हम 45 डिग्री मुड़ गए, अब मुड़ने के बाद हमको पता है कि 45 डिग्री में ही ए स्थित है। अब हम 45 डिग्री अपना कोण बनाएंगे और कंटिन्यू कितना चलेंगे, 111 किलोमीटर। अगर 111 किलोमीटर 45 डिग्री मुड़ करके अगर हम चलेंगे तो आप कहाँ पहुंच जाइएगा, ए में। ठीक, तो यहाँ से आपको पता चला कि ए का कोणीय दूरी हम कैसे निकालते हैं। ठीक, उसी तरह बी का, अब बी आप मान के चलिए कि यहाँ पर, ठीक, कहाँ पर, हमेशा जहाँ पे रहेंगे वहीं से डिस्टेंस तय करेंगे। तो हम अपने आप को कहाँ मान लिए, 0 डिग्री में। अब 0 डिग्री से हमको कहाँ जाना है, बी क्षेत्र में जाना है। तो बी क्षेत्र कहाँ है, 5 डिग्री में स्थित। तो हमको 0 से बी क्षेत्र में जाना है तो सबसे पहले क्या देखना है कि कितने डिग्री में स्थित है। तो कितने डिग्री में, 5 डिग्री में। अब 0 से 5 डिग्री जाना है तो टोटल कितना रेखा पार करना होगा, 5 रेखा पार करना पड़ेगा। हर एक रेखा को पार करने में कितना समय, कितना दूरी, 111 किलोमीटर। मतलब हर एक रेखा अगर 0 से 1 जा रहे हैं तो 111, 1 से 2 जाएंगे तो 111, 2 से 3 जाएंगे तब 111, 4 से 5 जाएंगे तब 111। मतलब जितना रेखा आगे बढ़ते जाइए हर में आपको 111 जोड़ना ही पड़ेगा। तो अगर हम 5 रेखा चल रहे हैं कितना किलोमीटर, 111 के हिसाब से, तो टोटल कितना डिस्टेंस होगा, 555 किलोमीटर का डिस्टेंस। कहाँ से, भूमध्य रेखा से। ठीक, तो भूमध्य रेखा से कितना डिस्टेंस है बी का, 555। कैसे निकला, तो 5 अक्षांश रेखा पार करना है तो हर एक अक्षांश रेखा को पार करने में कितना किलोमीटर चलना होगा, 111। तो 5 अक्षांश रेखा को पार करना है तो टोटल कितना चलना पड़ेगा, 555 किलोमीटर। ठीक, अब आप जहां खड़े हैं वहां पे क्या करना है, चांद रखना है। चांद रख दिए। चांद रखने के बाद आप बी क्षेत्र को देखिए कि बी क्षेत्र जो है यहाँ से कितने डिग्री का कोण बना रहा है। तो कितने डिग्री का, मान के चलते हैं अप्रोक्स 90 डिग्री का। अगर 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो क्या करना है, आप जहां पर खड़े हैं वहां से देखिए कि बी जो है वो किधर, आपके पूरब की पश्चिम, उत्तर की दक्षिण। तो जिस दिशा में होगा उस दिशा में मुड़ जाइए। मुड़ने के बाद आपको क्या करना है, कोण रखना है। और कोण रखने के बाद वह क्षेत्र जितने डिग्री में स्थित होगा उस डिग्री में अपने आप को रखिए। ठीक,
जैसे अगर हम मान के चलते हैं कि बी हमारा उत्तर दिशा में 90 डिग्री पर स्थित है, तो मेरा उत्तर दिशा कौन सा किधर होगा भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम 90 डिग्री मुड़ेंगे। 90 डिग्री मुड़ने के बाद एकदम ठीक 90 डिग्री से ही हम चलना शुरू करेंगे, और 90 डिग्री से जब हम होकर के चलना शुरू करेंगे तो टोटल हमको कितना किलोमीटर चलना होगा, तो 555 किलोमीटर। जब आप 555 किलोमीटर 90 डिग्री होते हुए चलेंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, बी। तो इससे आप क्या पता कर रहे हैं भाई, तो किसी भी दो स्थानों के बीच की कोणीय दूरी। तो यही हमने लास्ट सेंटेंस में लिखा था कि अक्षांश रेखा के माध्यम से हम दो स्थानों के बीच में हम क्या निकालते हैं, कोणीय दूरी का पता लगाते हैं। तो इस तरह से हम कोणीय दूरी का पता लगाते हैं, और इसी तरह से हम मैप में भी डिस्टेंस का पता लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए अभी तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग अक्षांश रेखा के माध्यम से कोणीय दूरी का पता हम कैसे लगाते हैं। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में हम ये देखते हैं कि अक्षांश रेखा का महत्व क्या क्या है। अक्षांश रेखा का महत्व, अगर हम महत्व की बात करें तो महत्व में सबसे पहला चीज है कि अक्षांश रेखा से हम किसी भी देश की जलवायु को जान सकते हैं, किसी भी देश की जलवायु पता लगा सकते हैं। पहला चीज कि अक्षांश रेखा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी देश की जलवायु का पता लगा सकते हैं। दूसरा चीज कि आप यहाँ पे देखेंगे कि आप जब 0 डिग्री से इधर जाएं, मतलब उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़े, जब यहाँ पे आप पहुंचिएगा तो तापमान क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। मतलब 0 डिग्री से जैसे ही आप ऊपर की ओर जाएंगे और जब ध्रुव के निकट पहुंचेंगे तो तापमान क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी कि जब आप दक्षिण की ओर जाएंगे और जब ध्रुव के पास पहुंचेंगे तो तापमान क्या होने लगता है, कम होने लगता है। इसका रीजन हम आगे बताएंगे कि तापमान कम होता क्यों। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि विषुवत रेखा से जैसे ही हम उत्तरी गोलार्ध बढ़े या दक्षिणी गोलार्ध बढ़े तो तापमान क्या होता है, कम होता है, कम होता है। अगर तापमान कम होगा तो जैव विविधता होगा कि नहीं होगा, होगा। कैसे, अब मान के चलिए कि 0 डिग्री से आप 1 डिग्री गए तो थोड़ा तापमान कम होगा। अब यहाँ पे जैव विविधता को समझना है कि जैव विविधता कैसे होता है। तो जब आप ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो अगर मान के चलिए कि 0 डिग्री में आप स्थित 0 डिग्री में है तो 0 डिग्री में तापमान अधिक है। अब तापमान अधिक है तो यहाँ पे बहुत सारे जानवर को आप पाल सकते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, गाय हो गया, बैल हो गया, और भी बहुत ऐसे पालतू जानवर है जिसको आप पाल सकते हैं। लेकिन अब हम जैसे धीरे धीरे इधर हम बढ़ेंगे या इधर हम बढ़ते हैं तो तापमान क्या होने लगता है, कम होने लगता है। अब तापमान अगर कम होगा तो क्या जो जीव गर्म प्रदेश में रह सकता है वो जीव ठंडा प्रदेश में रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो आप क्या देखते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे तापमान कम होगा तो तापमान कम होने से क्या दिखता है, जैव विविधता दिखता है। ठीक, 3 इंपॉर्टेंट। अब इससे क्या होता है भाई, इससे ही आपका जलवायु परिवर्तन होगा। किससे, तो आपका अक्षांश रेखा से ही जलवायु परिवर्तन होता है। ठीक, तो ये 4 चीज है आपका अक्षांश रेखा के बारे में कि अक्षांश रेखा का क्या क्या महत्व है। तो पहला, किसी भी देश की जलवायु का पता लगा सकते हैं। दूसरा, तापमान कम होता है ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो। तीसरा चीज क्या देखते हैं कि ध्रुव की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं तो तापमान कम होगा, और तापमान अगर कम है तो जैव विविधता आपको देखने को मिलता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तीसरा चीज है कि जलवायु परिवर्तन। तो किसी किसी क्षेत्र में आप देखेंगे कि गर्म प्रदेश होने के बाद भी उसकी विशेषता क्या है कि वो ठंडा प्रदेश की जलवायु पर निर्भर करता है। तो ये कैसे संभव हो पाता है,
तो ये संभव हो पाता है जलवायु परिवर्तन से। ठीक, तो ये जलवायु परिवर्तन कौन करेगा भाई? तो अक्षांश रेखा ही करता है। ठीक, इसके बाद इसका क्या महत्व है? तो दो स्थानों के बीच कोणीय दूरी का पता लगाते हैं। बता, तो ये सभी पॉइंट जो है वो अक्षांश रेखा का क्या है? महत्व बोल सकते हैं, या आप इसी को विशेषता बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका अक्षांश रेखा। अब इसके अनुसार अगर हम भारत की स्थिति का बात करें, इस ग्लोब के अनुसार अक्षांश रेखा, इस ग्लोब के अनुसार भारत कहाँ पर स्थित है? या फिर क्वेश्चन आपको मिलता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने डिग्री से शुरू है और कितने डिग्री में जाके समाप्त होता है। तो सबसे पहले हमको ये चीज समझना पड़ेगा कि अक्षांश रेखा के अनुसार भारत की स्थिति कितने डिग्री से शुरू होगी और कितने डिग्री में समाप्त होगी। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ग्लोब के अनुसार भारत का स्थिति ग्लोब में है कहाँ। तो आप लोग अगर मैप का थोड़ा जानकार होंगे तो आपको पता होगा कि भारत जो है वो कुछ इस जगह पर स्थित है। ठीक, इस जगह पर, इस जगह को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसका नाम है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध। ठीक, भारत कहाँ स्थित है? उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। यहाँ पे ये मत लिख दीजिएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध, यहाँ पे और लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत की स्थिति कहाँ है? तो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। लेकिन अक्षांश रेखा के अनुसार अगर हम बात करें तो अक्षांश रेखा के अनुसार, अगर हम अक्षांश रेखा के अनुसार देखें तो अक्षांश रेखा जो है पृथ्वी के दो हिस्से में बांट रहा है, एक उत्तरी गोलार्ध में, एक दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में भारत की स्थिति है कि उत्तरी गोलार्ध में? तो आप सब लोग जानते हैं कि भारत की स्थिति अक्षांश रेखा के अनुसार कहाँ है भाई? तो उत्तरी गोलार्ध में। ठीक, अक्षांश रेखा के अनुसार भारत की स्थिति कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। अब यहाँ पे बात आता है कि अक्षांश रेखा के अनुसार भारत का विस्तार कितना है। तो हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे कि जब ये जो रेखा है जिसको हम लोग 0 डिग्री बोले, 0 डिग्री से 1 डिग्री, 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3, 4, 5, 6, ऐसे जब हम रेखा खींचते हैं तो कोई एक रेखा होगा जो भारत के सबसे निचले हिस्से को टच करेगा। तो वो जो निचले हिस्से को टच कर रहा है, इस रेखा को, ये रेखा जो है कितने डिग्री में स्थित, यही तो हमारा अक्षांशीय विस्तार होगा। तो अगर हम बात करें तो भारत का सबसे निचला हिस्सा जिसको हम लोग दक्षिणी भारत बोलेंगे, तो दक्षिणी भारत को जो अक्षांश रेखा काटता है उसका वो कितने डिग्री में स्थित है? तो 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना डिग्री से शुरू हुआ? 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और कहाँ जाके खत्म होगा? तो जब ये रेखा 8 डिग्री से शुरू हुआ इसके ठीक बीचों बीच बहुत रेखा गया होगा, कोई एक रेखा होगा जो भारत के सबसे ऊपरी हिस्से को टच करता होगा, मतलब उत्तरी वाले हिस्से को, उत्तर भारत को। तो ये जो रेखा है वो कितने डिग्री में स्थित है? तो ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक, तो हम लोग क्या बोले? तो हम लोग यही पढ़ने वाले थे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना डिग्री से शुरू होता है, कितने डिग्री में समाप्त होता है। तो आप यहाँ पे क्या देखें कि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हुआ और 37 डिग्री 6 मिनट में जाकर के समाप्त होता है। तो यही आपका भारत का अक्षांशीय विस्तार दिखता है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाला चीज है कि 8 डिग्री 4 मिनट जो है वो भारत का सबसे दक्षिणतम छोर होगा, भारत का सबसे दक्षिणतम छोर होगा। तो भारत का सबसे दक्षिणतम छोर क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं भाई? तो इसको हम लोग बोलते हैं कैप पेमोरियन।
कैप केमोरियन। ये चीज याद रखिएगा कि भारत का दक्षिणतम विस्तार या दक्षिणतम बिंदु कितने डिग्री से शुरू हुआ, 8 डिग्री 4 मिनट से। नाम क्या है, कैप केमोरियन। ठीक, अब यहाँ पे बात हुआ कि जिस तरह दक्षिणी छोर है उसी तरह उत्तरी छोर भी होगा। तो भारत का उत्तरी छोर कितना डिग्री में, 37 डिग्री 6 मिनट। अब इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। ठीक, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले कि भारत का जो दक्षिणतम विस्तार है जो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हुआ है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कैप केमोरियन। और जो भारत का उत्तरतम छोर है जिसका विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इंदिरा कॉल से। अब यही चीज आप लोग बचपन में जब पढ़ते थे तो आप लोग को पूछा जाता था कि भारत का सबसे उत्तरतम छोर मतलब उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आप लोग बोलते थे जम्मू कश्मीर। ठीक, और सबसे दक्षिणतम कन्याकुमारी। ये चीज हम लोग जानते हैं क्योंकि ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे। लेकिन अब थोड़ा सा हमारा स्टैंडर्ड हाई हुआ है तो हमें इससे और डीप जाकर के पढ़ना है। तो ये सही है कि ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये कन्याकुमारी में स्थित है। ठीक, लेकिन अब नाम आपको जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी नहीं रखना पड़ेगा। अब आपको रखना पड़ेगा कि जो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है इसको हम लोग इंदिरा कॉल बोलते हैं जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, और भारत का सबसे दक्षिणतम छोर जो कन्याकुमारी में स्थित है नाम क्या है, कैप केमोरियन। ठीक, तो इस तरह से आपको अक्षांश रेखा से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जब भारत का हम लोग स्थिति देखें तो भारत की जो स्थिति है अक्षांश रेखा के अनुसार वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हुआ और 37 डिग्री 6 मिनट में जाकर के खत्म हो जाता है। यह स्थिति था, यह आपका 8 डिग्री 4 मिनट और ये 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक, 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये भारत का क्या है भाई, तो भारत का ये मुख्य भूमि विस्तार है। क्या है, भारत का मुख्य भूमि विस्तार। मुख्य भूमि विस्तार। और ये मुख्य भूमि विस्तार क्या है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि भारत का ये हिस्सा जिसमें आप रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य भूमि। ठीक, तो अगर ये भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहे कि भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है तो भी आंसर यही रहेगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। और भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है तो भी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि आप लोग जानते हैं कि भारत का ही हिस्सा कौन सा है भाई, तो भारत का ही हिस्सा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। ठीक, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप देखेंगे तो अगर वो भारत का हिस्सा है तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से आपको नीचे दिखाई देगा। क्लियर, तो अगर 8 डिग्री 4 मिनट से नीचे दिखाई देगा तो ये कहां से मेरा स्टार्ट हो जाता है, तो ये होता है 6 डिग्री 45 मिनट। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो खत्म होता है वहां पे कौन सा रेखा पार हुआ है, 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक, तो अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या चीज, तो जब 6 डिग्री 45 मिनट का बात करेंगे 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, तो ये भारत का कुल भूमि होगा। ठीक है, जहां से आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह जोड़े वो आपका भारत का कुल भूमि होगा। ठीक, लेकिन जहां आप कन्याकुमारी को जोड़ेंगे, ठीक, कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक ये हिस्सा आपका भारत का मुख्य भूमि के अंतर्गत आएगा। और जैसे ही आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर के आप जम्मू कश्मीर तक जाएंगे तो ये हिस्सा आता है भारत का कुल भूमि। भारत का कुल भूमि। ठीक,
तो भारत का मुख्य भूमि और भारत का कुल भूमि में क्या अंतर है? तो मुख्य भूमि का विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, लेकिन जैसे ही कुल भूमि का बात करेगा तो भारत का कुल भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना? तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के कितना? 37 डिग्री 6 मिनट तक। क्लियर? अब इस 6 डिग्री 45 मिनट वाला जो रेखा है इसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? तो इसको हम लोग नाम देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इसका नाम हम लोग देंगे इंदिरा पॉइंट, पर्सियन पॉइंट, लाहिचांग, पिग्मेलियन पॉइंट, इन सभी नामों से हम 6 डिग्री 45 मिनट को जानते हैं। तो ये टोटल आपका नाम किसका है? 6 डिग्री 45 मिनट वाला। कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कितना डिग्री से शुरू हो रहा है? 6 डिग्री 45 मिनट से। ठीक, ये क्या है? तो भारत का मुख्य भूमि या भारत का कुल भूमि अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, तो जहां आप 6 डिग्री 45 मिनट का बात किए वो भारत का कुल भूमि अक्षांशीय विस्तार है, और जहां आप 8 डिग्री से बात किए वो भारत का मुख्य भूमि अक्षांशीय विस्तार आपको दिखता है। तो अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कितने डिग्री में? 6 डिग्री 45 मिनट। नाम क्या क्या है? तो ये भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कितना? 8 डिग्री 4 मिनट में। नाम क्या है? कैप कैमोरियन। भारत का उत्तरतम बिंदु कितने डिग्री में? 37 डिग्री 6 मिनट में। नाम क्या है? इंदिरा कॉल। ठीक, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए आज के लिए हम लोग पूरा अक्षांश रेखा हमारा खत्म हो चुका है। कल हम लोग देशांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए धन्यवाद।